बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व्स और गैंग्लिया पर मुश्तमिल होता है। गैंग्लिया नर्व सेल बॉडीज़ का एक गुच्छा है, यानी क्लस्टर है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर पाया जाता है। नर्व्स या तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं या स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक लेकर जाती हैं। इसी मुनासबत से ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई अमूमन 40 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई हमारे अंगूठे के बराबर होती है, और ये मोटाई अमूमन उसकी लेंथ तक यानी आखिरी सिरे तक बरकरार रहती है। इंसान के अंदर 12 जोड़े क्रैनियल नर्व्स के और 31 जोड़े स्पाइनल नर्व्स के होते हैं। क्रैनियल नर्व्स में से कुछ नर्व्स सेंसरी, कुछ मोटर और कुछ मिक्स्ड नर्व्स होती हैं, जबकि स्पाइनल नर्व्स तमाम की तमाम मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स के दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता सेंसरी पाथवे है, यानी वो रास्ता जिसके ज़रिए रिसेप्टर्स से इम्पल्सेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचती हैं, और दूसरा रास्ता मोटर पाथवे है, जिसके ज़रिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अफेक्टर्स तक इम्पल्सेस पहुंचती हैं। मोटर पाथवे दो सिस्टम्स बनाता है। नंबर 1, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये सिस्टम होशो हवास के साथ और अपनी मर्ज़ी से किए गए एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें वो मोटर न्यूरॉन्स शामिल हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स की जानिब इम्पल्सेस को पहुंचाने के ज़िम्मेदार होते हैं। इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है, जिसमें से क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं जो सेंसरी और मोटर पाथवेज बनाती हैं। मोटर पाथवे के दो हिस्से सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के मज़ीद दो हिस्से हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हम मोटर पाथवे के दूसरे हिस्से यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ये सिस्टम उन तमाम एक्शंस को कंट्रोल करता है जो कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते। ये उन मोटर न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल है जो कि इम्पल्सेस को कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुंचाते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के मज़ीद दो हिस्से हैं जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहलाते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को हंगामी हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार करता है। इसको फ़ाइट टू फाइट सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि ये हर हंगामी हालत के मुकाबले में रिस्पॉन्स देता है। जब भी हमारी बॉडी को कोई हंगामी हालात दरपेश हों तो ये सिस्टम ज़रूरी एक्शन लेता है। मिसाल के तौर पर आँखों की पुतलियों का फैल जाना, हार्ट बीट का तेज़ हो जाना या सांस की रफ्तार तेज़ हो जाना और डाइजेशन के अमल का रुक जाना। और जब स्ट्रेस ख़त्म हो जाए तो उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का काम शुरू होता है। इसका काम हमारी पूरी बॉडी को नॉर्मलाइज़ करना, यानी उसे नॉर्मल सतह पर लेकर आना है, ताकि वो अपने तमाम काम नॉर्मल तरीके से अंजाम दे सके। इसकी वजह से आँखों की पुतलियाँ सिकुड़ जाती हैं, भूख दोबारा लगने लगती है,
اور ہارٹ بیٹ یا بریدنگ ریٹ نارمل ہو جاتا ہے۔ کسی سٹیمولائی کے محسوس کرنے سے لے کر اس کے اگینسٹ ایکشن تک تمام کام کو ریفلیکس ایکشن کہتے ہیں۔ جب سینٹرل نروس سسٹم مسلز اور گلینڈز کو میسیجز بھیجتا ہے تو دو طرح کے ایکشنز یا رسپانس شو ہوتے ہیں۔ نمبر 1، برین کا ہائر سینٹر جو کہ ہمارے کانشیس ایکشنز یا ان تمام ایکشنز کو کنٹرول کرتا ہے جو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ نمبر 2، جب امپلسز دماغ کے ہائر سینٹر تک نہیں پہنچتے، اس کے نتیجے میں وہ رسپانس پیدا ہوتے ہیں جو کہ ہمارے کانشیس کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ بعض دفعہ ایسے رسپانس جو کہ سینٹرل نروس سسٹم کی طرف سے پیدا کیے جاتے ہیں وہ بہت تیز ہوتے ہیں۔ اس طرح کے تمام ایکشنز کو ریفلیکس ایکشن کہا جاتا ہے، اور اس دوران نرو امپلسز جو راستہ اختیار کرتی ہیں وہ ریفلیکس آرک کہلاتا ہے۔ اس کی ایک عام مثال یہ ہے کہ جب ہم کسی ہاٹ آبجیکٹ کو چھو لیں یا ٹچ کریں تو ہم فوری طور پر اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیتے ہیں۔ اس ریفلیکس ایکشن میں اسپائنل کارڈ ایک کوآرڈینیٹر کے طور پر کام کرتا ہے۔ ہیٹ ہماری اسکن میں موجود ٹیمپریچر اور پین کے ریسیپٹرز کو سٹیمولیٹ کرتی ہے۔ یہاں ایک نرو امپلس پیدا ہوتی ہے جو کہ سینسری نیورونز کے ذریعے اسپائنل کارڈ کے انٹر نیورونز تک پہنچتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم دماغی طور پر کتنے تیز ہیں، جب بھی ہم میں سے کوئی کسی گرم چیز کو سینس کرتا ہے تو وہ فوری طور پر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے۔ انٹر نیورونز سے یہ امپلس موٹر نیورونز تک پہنچتی ہے، پھر یہاں سے یہ ہمارے آرم مسلز تک پہنچتی ہے۔ نتیجے کے طور پر مسلز سکڑتے ہیں اور ہمارا ہاتھ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس دوران انٹر نیورونز ہمارے برین کو امپلسز ٹرانسفر کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ پین ہو رہی ہے اور ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ ڈائیگرام میں آپ ریفلیکس ایکشن اور ریفلیکس آرک کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ریسیپٹرز سے میسج اسپائنل کارڈ تک جاتا ہے اور وہاں سے پھر یہ ٹرانسفر ہوتا ہے افیکٹرز کی طرف تاکہ ایک ایکشن کو مکمل کیا جا سکے۔